और धक्कीडी और आजाद नगर या मानगो सारे लोग दफन हो जाएंगे। विवाह नहीं हुआ है, लव जिहाद हुआ है। पाकिस्तान में रहने वाले युवा आज यह सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि हमें युद्ध नहीं चाहिए। जेवीएम के अभय सिंह और भाजपा के अभय सिंह में काफी फर्क नजर आता है। धर्म को आप राजनीति को से जोड़ के ही रखिए। तुम्हारा ट्रांसफर जो है सारंडा के जंगल के बीच में कर दूंगा। 40,000, बल्कि अगर जांच हो जाए तो 1 लाख से ऊपर की संख्या। देख रहे हैं न्यूज़ फ्लैश झारखंड। इस वक्त हमारे साथ शहर के हिंदूवादी नेता अभय सिंह मौजूद हैं। अभय सिंह इस वक्त भाजपा के हजारीबाग महानगर के प्रभारी भी हैं। ये हमेशा से ही फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से, अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को मुखरता से रखते हैं, चाहे वो देश का मुद्दा हो, राज्य का मुद्दा हो या हमारे शहर का मुद्दा हो। इन सभी को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं ये हमेशा देते रहते हैं। आपसे सर ये सवाल है मेरा कि आपकी जो बयान है या टिप्पणियां हैं उनको लेकर एक रिदम फैला हुआ है कि आप एक धर्म विशेष को लेकर हमेशा एग्रेसिव मोड पर रहते हैं। इस पर आप क्या सफाई देंगे? पहले तो मैं न्यूज़ फ्लैश के जैद अहमद जी आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि आप जिस उद्देश्य से लगे हैं वह उद्देश्य आपका पूर्ण हो, सकारात्मक हो और राष्ट्र के हित में हो। जी। आपने कहा कि मैं बहुत ही ऐसी बातें रख देता हूँ कि जो जनहित में उसे कई रूपों में देखा जाता है। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दूसरे धर्म का मैं विरोध करता हूँ। मेरा विरोध जब होता है तो समझ में नहीं आता है कि क्यों लोग उसे एक वर्ग का मान करके करते हैं। अगर पाकिस्तान की बात हो, भारत की बात हो, तो मैं पाकिस्तान का समर्थक नहीं हूँ, मैं भारत की समर्थक हूँ। जिस प्रकार मुसलमानों के क्षेत्र में हो या हिंदुओं के क्षेत्र में हो, राष्ट्रगान को लेकर जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग विधाता के नाम पर जब लोग सलामी करते हैं तो हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं। हमारी भावनाएं किसी को आहत करने के लिए नहीं है। हम अपने धर्म की विशेषता को जरूर बताता हूं, लेकिन दूसरे के धर्म की अनादरता नहीं करता हूं। जब तकलीफ तब होती है कि जब लोग भारत में रहते हैं और पाकिस्तान का गुणगान करते हैं। ये हर मुसलमान नहीं करता है, कुछ मुसलमान करते हैं। अगर आप अब्दुल कलाम साहब को ले लें तो उनके जीवन भारत को समर्पण है, उनका जीवन भारत के लिए है। उन्होंने परमाणु परीक्षण राष्ट्र बनाकर के भारत की शक्ति को कई गुना आगे बढ़ाया। वे चाहते एक धर्म को लेकर पाकिस्तान का समर्थक हो सकते थे, लेकिन पढ़े लिखे इंसान हैं, वे भावनाओं को समझते हैं, देश को समझते हैं, भारत के पवित्रता को समझते हैं, राष्ट्र के हित को समझते हैं और उन्होंने परमाणु परीक्षण राष्ट्र बनाया। हम उनको नमन करते हैं, हम उन्हें सलाम करते हैं, उनकी आत्मा को हम प्रार्थना करते हैं। आप अब्दुल हमीद की बात ले लीजिए। अब्दुल हमीद ने बम बांध करके पाकिस्तानी सेना के ऊपर में कूद गए तो 1965 में। कोई व्यक्ति नहीं भूल सकता। जो भारत माता की जय का नारा लगाएंगे उनका अनादर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। आज पहलगाम में हमला हुआ, कई कश्मीरी मुसलमान, उन्होंने इसका विरोध किया और कई लोगों ने समर्थन किया। जो विरोध किया उसका हम गुणगान करते हैं, जो समर्थन किया हम उसका विरोध करते हैं। हम रामनवमी का झंडा निकाले, कुछ लोग जो है पत्थर फेंक दें, अगर मैं उसकी वकालत करता हूँ तो क्या गलत करता हूँ? अगर मैं दुर्गा पूजा ले जाते हैं तो उसका अगर हम समर्थन करते हैं, आप पत्थर फेंकवा देते किसी के कारण से, अगर मैं उसका विरोध करता हूँ तो कुछ लोग समझते हैं मुसलमान का विरोध हो रहा है। झिमरी जैसे जगह में एक 19 साल की बच्ची के साथ में जिस प्रकार हुआ, अगर आप वैधानिक रूप से करते, संवैधानिक रूप से आप शादी करते तो कोई व्यक्ति कहाँ मना कर सकता। आपने गलत दस्तावेज बनाकर, उम्र के फासला को दिखाकर आपने किया और वहाँ जो स्थिति का निर्माण हुआ उसके लिए एक सरकार जहाँ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करेगी,
मुसलमानों को डरा करके कि हिंदू की सरकार आ जाएगी, मोदी की सरकार आ जाएगी, भाजपा की सरकार आ जाएगी तो आपको जीने नहीं देगा। हमें यह बताइए, आप जब से मोदी जी सरकार बनी है जी कितने मुसलमानों का उन्होंने गलत काम किया है? अगर पहलगाम में हमला ना होता तो इतने पाकिस्तानी कहाँ से नजर आ जाते? हम तो वैसे लोगों का विरोध कर रहे हैं कि जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, भारत को विखंडित करना चाहते हैं, भारत को अपवित्र करना चाहते हैं, भारत की एकता को तोड़ना चाहते हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, ये सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि जेवीएम के अभय सिंह और भाजपा के अभय सिंह में काफ़ी फर्क नज़र आता है। नहीं, जेबीएम में भी हमारा वही प्रिंसिपल था। जेबीएम में वो था तो आप उस नज़र से देखते थे जी, उस समय भी अगर आप करते इस प्रकार की काम तो हम गलत करते हैं। ऐसा नहीं कि सब मुसलमान विरोधी है, हमारे सारे मुसलमान हमारे समर्थक भी है, हमारे यहाँ आते हैं, मदद ले जाते हैं, मदद मांगते, मेरा फर्ज है मदद करना। मेरे दरवाजे कोई व्यक्ति आएगा मैं मदद करता हूँ, लेकिन कोई आतंकवादी बन करके आएगा तो मैं उसको मदद नहीं करूँगा। अब संजोग है कि आतंकवादी जो होता निकलता है वो पाकिस्तान समर्थक हो जाता है। हमें एक कहना है कि आप भारत में रहते हैं जी, आप देखिए लिबिया में, सीरिया में, वहाँ भारत का विरोध क्यों नहीं करते लोग? अफगानिस्तान के लोग भारत का कहाँ विरोध करते हैं? केवल वही लोग, वही विदेश विरोध करता जो भारत से 1947 में विखंडित होकर के अलग गया। उनकी मानसिकता है कि कश्मीर मेरा है और कश्मीर को जड़ मान करके वे सारे हिंदुओं का विरोध करते हैं। हमें लगता है कि आप ट्रांसपेरेंसी होकर के मन मस्तिष्क को आंख बंद करके सोचे कि जो भारत आपको अनाज देता है, खाना खिलाता है, भोजन करता है, पानी देता है, जहाँ पर आप सुबह से शाम रहते हैं, जहाँ पर पाकिस्तान में लोगों को रोजी रोटी के लाले पड़ा है, भारत में हर व्यक्ति कमाने का अधिकार है, मुसलमानों को भी बढ़ने का अधिकार है, भारत में हिंदुओं को भी बढ़ने का अधिकार है, कहीं बढ़ाना रोका नहीं है। लेकिन हमें समझ में नहीं आता, अगर हम सोशल मीडिया में डाल देते तो दो चार लोग ऐसे उनको लगता है कि उनको समझ में नहीं आता। वो आप समझे ना, बात को ढंग से समझे। हम ये पूछना चाहते हैं कि अरे भैया पाकिस्तान समर्थक मत रहो, हिंदुस्तान के समर्थक बनकर बात करो। अगर अभय सिंह माला पहनाने के लिए तैयार नहीं होगा तब कहना आप, मैं चौराहे में माला पहनाने के लिए तैयार रहूंगा। आपने पहलगाम का जिक्र किया, तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लगभग 10 दिन बीत चुके हैं। अब तक भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान को कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया गया। इस पर देश भी काफी आहत है, इस पर आप क्या कहेंगे? जब कारगिल में घुसपैठिया घुसा था तो हमें याद है, उस समय 1998 का विषय है। हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 से 30 दिनों का समय लिया था और उन्होंने जब कड़ा फैसला लिया तो उसका नतीजा आपने देखा। 1962 में भी तत्कालीन सरकार पंडित नेहरू की थी, उस समय भी ऐसा ही हुआ था। हम तो उनके सारे चीज़ों को काट रहे हैं, सिंधु समझौता, झेलम समझौता, चेनाब समझौता, सतलुज समझौता या रावी नदी के समझौता। आप धीरे धीरे देखिए जिस प्रकार हवा को देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता कि हवा चल रहा है। तो आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान की इस योजना के खिलाफ हमारी सरकार ऐसा काम कर रही है कि पाकिस्तान में रहने वाले युवा आज यह सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, महंगाई से हमें जो त्रस्त हमसे निजात चाहिए। आप अखबारों में देखें कि पाकिस्तान की सेना हो या हुकूमत है, उनका एक ही फर्ज वो रहता है कि अगर हम हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ बोल दें तो हमें पाकिस्तान के लोगों का समर्थन मिल जाएगा। जबकि मैं कहना चाहता हूं पाकिस्तान की जनता को अगर एक न एक दिन ऐसा नौबत आएगा कि वह हिंदुस्तान से प्रेम करने लगेगा, क्योंकि हिंदुस्तान कभी किसी दुनिया के लोगों के ऊपर में आक्रमण नहीं किया। कारगिल का युद्ध हुआ, पाकिस्तान ने आक्रमण किया। 1947 में कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया। 1962 में चाइना ने भारत में आक्रमण किया। 1965 में कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान ने भारत में आक्रमण किया। 1971 का युद्ध हुआ बांग्लादेश के, जिस बांग्लादेश को हम लोगों ने आज़ाद करवाया वह बांग्लादेश आज हिंदू मुसलमान के नाम पर भारत का विरोध कर रहा है। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? हम ये पूछना चाहते हैं कि परमाणु बम गिरेगा तो क्या वो देख के गिरेगा कि काशीडी में अभय सिंह बच जाएंगे और आज़ाद नगर में हमारे मुस्लिम के वर्ग जो है वो मर जाएंगे? ऐसा नहीं। अगर परमाणु बम गिरेगा तो काशीडी भी
और धतकीडी और आजाद नगर या मानगो सारे लोग दफन हो जाएंगे। इसलिए भारत के मुसलमानों को सोचना चाहिए, हमारा देश भारत है, हमारा देश वो है। कुछ लोग, चंद लोग, 5% 10% के लोगों के कारण ये स्थिति का निर्माण होता है। आपने बांग्लादेश का जिक्र किया, इस वक्त कोल्हान भी एक हब बना हुआ है, एक यहाँ पे भी बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग बांग्लादेशी का विरोध कर रहे हैं, ना कि भारत के मुसलमान का। बिल्कुल। जो बांग्लादेश से लोग आ गए हमारे देश में अनाधिकृत को होकर, आज मानगो के लोग, धतकीडी के लोग, एक मुस्लिम वर्ग निकल जाए रोड में कि बांग्लादेशी घुसपैठ बाहर हो, क्योंकि वो आपका हिस्सा खा रहे हैं, आपके हिस्सा को छीन रहे हैं, आपके रोटी को छीन रहे हैं, आपके नौकरी को छीन रहे हैं, आपके रोजगार को छीन रहे हैं, आपके वस्तुस्थिति को छीन रहे हैं। इसलिए जब आपने बांग्लादेश बन ही गया तो अपने देश पर संतुष्ट रहो। एक पेपर में एक खबर छपी थी कि बहरागोड़ा से लेकर रांगामाटी या उससे थोड़ा आगे एग्जैक्ट जगह मुझे याद नहीं आ रहा है, वहां तक तकरीबन 45,000 बांग्लादेशी घुसपैठ। ये सरकार की उदासीनता का नतीजा है कि वोट बैंक के खातिर जी वे बांग्लादेशी को लाकर वोट बैंक बनाकर उसको डरा रहे हैं कि तुम हमारे साथ रहो, नहीं तो देश से निकाल दिए जाओगे। राशन कार्ड बन जाता है, आधार कार्ड बन जाता है, सोशल मीडिया में छा जाते हैं, वोट देने का अधिकार हो जाता है, मत देने का अधिकार हो जाता है, चावल ले रहे हैं, दाल ले रहे हैं। तो हम उसका विरोध करते हैं। 45,000, बल्कि अगर जांच हो जाए तो 1 लाख से ऊपर की संख्या होगी। ये आ कहाँ से रहे? बांग्लादेश से कैसे आ रहे हैं? पाकुड़ के माध्यम से, साहेबगंज के माध्यम से, वहां रहते हुए अभी भी चल रही हाँ, है। एकदम घुसपैठ चल रही है। तो केंद्र सरकार इस पर क्या कर रही है? गृह मंत्रालय? हाँ, ये बात आपने ठीक कहा है। ये आज का ताना बाना नहीं है, 20 साल से। अभी आप देखिए कि पाकिस्तानी दस्तावेज बना करके वीजा लेकर 38 साल से, 40 साल से, 45 साल से ऐसे लोग आ गए हैं। तो क्या कहा जाए कि मोदी जी ने करवा दिया? ये तो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस जब तक रहेगी मुसलमानों का हित नहीं चाहेगी। कांग्रेस जिस दिन खत्म हो जाएगी, भारत का हिंदू और मुसलमान एक मंच पर नीचे खड़ा हो जाएगा। आपने सरायकेला के झिमड़ी का जिक्र किया था, वहाँ पर जो भी हुआ कथित तौर पर प्रेम विवाह हुआ, उसके बाद हिंसा हो गई, फिर जो भी अभी प्रकरण चल रहा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? प्रेम विवाह नहीं हुआ है, लव जिहाद हुआ है। अच्छा। एक भोली भाली लड़की, उसकी जांच होनी चाहिए। वो 19 साल की है नहीं, 17-18 साल की से भी नीचे है। उसको फांस करके एक उम्रदराज व्यक्ति गलत दस्तावेज बना करके शादी करके रचा करके लेकर के भागा फिंगा। क्यों नहीं डीसी के पास में आते हैं? क्यों नहीं एसपी के पास में आते हैं कि हमने जुनून किया है और हमने जो शादी किया है वो वैधानिक है और हमें स्वतंत्रता है भारत के लिए? तो हमें जानना चाहते हैं कि किसने शादी किया है। हम 100% कह रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों ने एक जाल, एक रैकेट, एक स्कैंडल पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को खोखला करने पर उतारू है। ऐसे लोग लगे हुए। अगर लव जिहाद हो रहा है तो इस पर आप लोग रोकथाम में क्यों विफल नजर आ रहे हैं? बिल्कुल करेंगे, आप देखते रहिए। केवल हम लोग जो कार्यक्रम कल परसों बनाएंगे, उसके बाद आपको धीरे धीरे दिखने लगेगा। अभी हम लोग आए हैं कि आए डीसी के हाथ ज्ञापन दिए, भारतीय जनता पार्टी के गए हुए थे यहाँ के, भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले आज डीएम डीसी को दिया गया। और वो ज्ञापन यह था कि जो भी पाकिस्तानी किसी कारण नहीं जा पाए, देश से बाहर निर्वासित नहीं हुए, केंद्र सरकार के आह्वान पर, अपील पर, तो उनको निकालने के प्रक्रिया में हम लोग लागू करेंगे। और बांग्लादेशी घुसपैठ जो उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, उसको हर हालत में बाहर करेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार आमादा है। जो भारत का मुसलमान है वह यहाँ रहेगा, और जो बांग्लादेशी घुसपैठ है उसको रहने के लिए किसी भी कीमत में, वो चाहे कोई भी हो, उससे बाहर जाना। एक बांग्लादेश के एंगल ही से देखा जा रहा है, चकुलिया में भी कहीं पे एक 3000 लोग गलत जन्म प्रमाण। अब आप ही बताइए, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप एक अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, जहां पर मुसलमान ना हो और वहां पे हिंदू को सर्टिफिकेट बनाना क्या वैधानिक है? गलत है। तो उसी प्रकार जहाँ मुसलमान ही नहीं है, वहाँ जहाँ हिंदू ही है, जहाँ हिंदू और वहाँ जहाँ मुसलमान नहीं है, वहाँ मुसलमानों को सर्टिफिकेट 3000। ये ऐसे लोग स्कैंडल फैलाए हैं कि जो गलत तरीके से लोगों को पैसा, भ्रष्टाचार का नमूना है। और इसका हम लोग दिए हैं जांच। बहुत जल्दी कई लोग जेल के सलाखों के अंदर बंद होंगे। फिलहाल जो शहर की स्थिति है, तकरीबन हर 2 से 4 दिन में आप देखते हैं कि यहाँ इसका मर्डर हो गया, उसका मर्डर हो गया। अभी आप जिस समाज से आते हैं, क्षत्रिय समाज, उसके भी प्रदेश अध्यक्ष और शायद वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे, विनय सिंह, उनकी भी हत्या हुई। अब तक कातिल को नहीं पकड़ा गया है।
आप लोगों के द्वारा 2 बार अल्टीमेटम दिया गया था प्रशासन को, पहले 48 घंटा, उसके बाद 1 हफ्ता, जो कि कल पूरा हो गया है। तो क्या आपको लग रहा है कि इस चरमराई हुई कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक्शन मोड में आप लोगों को आने की सख्त ज़रूरत है, या आने वाले दिनों में आप आने वाले हैं? देखिए, कल श्रद्धांजलि सभा था स्वर्गीय विनय सिंह का, जी छोटे भाई समान था। मैं कोई करनी सेना का संस्थापक नहीं हूँ, ना करनी सेना का सदस्य हूँ, ना करनी सेना का पदाधिकारी हुआ, दूर दूर से करनी सेना का नाता भी नहीं है। जी क्योंकि शहर का एक लड़का था, सोशल वो काम भी करता था। हम सभी उनके श्रद्धांजलि सभा में गए थे और हमने स्पष्ट कहा है कि जिला प्रशासन इसका उद्भेदन करे, क्योंकि किसी की भी हत्या होती है तो उसकी जानकारी, किन कारणों से वो हत्या हुई, किन कारणों में लोग लगे थे, कैसे लोग लगे थे, तो वह वो की स्थिति है। सरकार को, जिला प्रशासन को इसका उद्भेदन करके इसे जनता के बीच में प्रसारित करनी चाहिए। हमने कल मंच से यही कहा है कि जिला प्रशासन को समय दे करके और आप काम करें और इसका उद्भेदन करें कि ऐसा ना हो कि अपने लोग हों, ऐसा ना हो कि पीछे के लोग हों, ऐसा ना हो कि ज़मीन का कुछ मसला हो, ऐसा ना हो कि संगठन को बढ़ावा दे रहे हैं तो उसमें कुछ लोग बाधक हो, ऐसा ना हो कि कई गलत लोग जो शहर को आसान करना चाहते हैं। तो आखिर किन कारणों से विनय सिंह की हत्या हुई है उसकी जानकारी करना हर नागरिक, जागरूक नागरिक का कर्तव्य है। उसी आधार पर मैं एक श्रद्धांजलि क्योंकि देने गया था, क्योंकि उनके परिवार से, उनके भतीजा से, उनके चाचा से, उनके पिता से मेरा एक संबंध था, एक वैचारिक संबंध था और वे लोग काफ़ी दिनों से मेरे यहाँ आते जाते थे। तो उस नाते भी जमशेदपुर शहर के एक बासिंदा होने के नाते, नागरिक होने के नाते जब निमंत्रण मिला तो उस निमंत्रण को मैं अस्वीकार नहीं कर सकता था, जाना था, मैं गया। बाकी आंदोलन करना है करनी सेना का काम है और वो आंदोलन में अगर जरूरत पड़ा वैचारिक रूप से तो समर्थन देना, क्योंकि उद्भेदन लोग मांग रहे हैं कि हत्या किसने किया है, आत्महत्या है कि हत्या, तो जानने का अधिकार तो हर व्यक्ति को है। बिल्कुल, कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग डरते नहीं हैं। तो मैं ना डरने वाला हूँ भी हो ना जानने वाला हूँ, लेकिन शहर जनता जानना चाहती है कि हत्या के कारण क्या थे। सर, अपराध जो बढ़ता जा रहा है इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अपराध में मैं तो सरकार को, ये सरकार इतनी निकम्मी है कि प्रशासन को टास्क दे दिए हैं कि आप पैसा वसूल करके हमको दो। अब ट्रैफिक पुलिस को में सारा ताकत लग गया, थाना प्रभारी को बोली लगाई जाती है, बालू माफिया शहर में सक्रिय हो गया है। ये प्रशासन नहीं, एक लड़का पेशाब कर रहा था, बोले इसकी शिकायत हम जाके ऊपर करेंगे इसके पिता को, देखा पिता ही खड़े होकर के घूम घूम कर पेशाब कर रहा है। तो जब सरकार ही ऐसी गलत बन गई, जो सरकार बालू चोरी करवाए, जो सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे, जो सरकार अपने पुलिस को हताहत करे, ईमानदार लोगों का यहाँ पर प्रतिष्ठापित ना करें, तो ये होना लाजमी है। आज किसी पुलिस प्रशासन से पूछिए कि भाई साहब क्या हालचाल है, कहेंगे मैं लोग त्रस्त हूँ, बहुत त्रस्त हूँ। वो धमकी दिया जाता है कितने पैसे वसूल करके नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा ट्रांसफर जो है सारंडा के जंगल के बीच में कर दूंगा। ये तो स्थिति का निर्माण, भय का वातावरण चारों तरफ है। यह सरकार वसूली की सरकार, यह सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार, यह सरकार लोगों का, जनता के अहित सरकार है, यही कहना चाहता हूं। केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना की मंजूरी दे दी है, इस पर भी आपकी एक प्रतिक्रिया आई थी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जाति जनगणना से बहुत कुछ पता चलेगा। आज लोग दलित बन गए, कैसे बन गए? कोई व्यक्ति पिछड़ी जाति का लाभ ले रहा है, अपने सर्टिफिकेट छुपा कर बनवा करके उसकी जांच होगी। मुसलमानों के बीच में भी होगी, उनकी कितनी जातियों में क्या क्या स्थिति है, कितने गरीब है, कितने अपर हैं, कितने को लाभ मिला, कितने लोग हैं। तो एक कहावत ने कि बड़े बड़े कभी जात हैं शमशा के पास, तुम काहे नहीं जात हो, बोलो तुलसीदास। तो जाति जनगणना होने के बाद में एक देश में एक हकीकत माप होगा, कई लोगों की दुकानदारी भी बंद हो जाएगी। लोग कहते हैं ना कि कमंडल की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। अरे भैया, मंडल की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती नहीं है, लेकिन मंडल में कैसे लोगों को किस समय कितना फायदा सरकार ने दिया है
कितने लोग नहीं हैं, वास्तविक रूप से कितने छत्री हैं, कितने भूमियार हैं, कितने लाला हैं, कितने पंडित हैं, कितने कुर्मी हैं, कितने कोयरी हैं, कितने यादव हैं, कितने दलित हैं, कितने अपर हैं, कितने निचले हैं, सारी जानकारी जो है जनता के आईनों के बीच में हो जाएगी कि कोई किसी का हक नहीं मारेगा, सब अपने हक की बात करेगा। पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था, बटोगे तो कटोगे, तो क्या ये उस नारे का के सोच की विपरीतता की दिशा पर भाजपा नहीं चल रही है? जातिगत नहीं, देखिए, बटोगे तो कटोगे। एक बात जरूर है कि बहुसंख्यकों का यह देश है। आज जब देश धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ था, जिन्ना ने कहा कि मुसलमान भारत के साथ नहीं रह सकता और हमें हर हाल में पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान दिया गया धर्म के नाम पर, लेकिन उसके बावजूद कई मुसलमान यहाँ रह गए, उस अवस्था में रखा गया जो वैचारिक रूप से भारत के साथ थे, तो उनको रखा गया। और आज गलत ढंग से जो लोग घुस गए हैं, जैसे भारत को खोखला कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि परिवार अगर बंटता है तो बगल का पड़ोसी उस पर डटता है। अगर आप परिवार में भी लड़ने लगेंगे तो आपका पड़ोसी जो उसका फायदा उठाता है। बिल्कुल। तो बटोगे कटोगे, इसको आप सारगर्भित रूप से करेंगे कि भारत के लोग ही एकत्रित हो जाएं एक झंडे के नीचे। कौन दुनिया का माई का लाल है कि जो बाहर कर सकता है, भारत को तोड़ सकता है? आने वाले समय में न जात रहेगा न पात रहेगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, सब लोग एक झंडे के नीचे काम करेंगे। नहीं तो जिसको लगता है पाकिस्तानी प्रेम, गलती से उनको भावनात्मक रूप से इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर उसको लगता है, भैया एक बार जा करके 5 साल आप पाकिस्तान में रह जाओ और उसके बाद दूर से देखो कि भारत कितना अच्छा है। जहाँ स्वतंत्रता है, आपको बोलने के लिए स्वतंत्रता है, आप अपने फ्रीडम की बात कर सकते हैं, आप अपने लिए रो सकते हैं, गा सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, जन आंदोलन कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, अपने लिए जयकारा का नारा लगा सकते हैं, स्वतंत्र रूप से आपको सारे अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन पाकिस्तान में प्राप्त नहीं है। पाकिस्तान में इतना विरोध करोगे तो फांसी के फंदे पर आप लटका दिए जाओगे। जहां पर कल तक प्रधानमंत्री रहता था, पता चला परसों जो है उनके फांसी की लटकाने की तैयारी है, उनके तख्ता पलट की तैयारी है। आप अगर व्यापक रूप से सोचें तो पूरे विश्व में एक ऐसा देश भारत है जहां हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है। संख्या की बात हुई है तो देश में एक जनसंख्या समाधान फाउंडेशन एक्टिव रूप से काम कर रहा है और झारखंड के शायद आप संयोजक भी रहे हैं। पिछले दिनों आप इसमें काफ़ी एक्टिव थे। नहीं, देखिए, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन समय समय पर काम करती है। मैं उसका संयोजक नहीं था, मैं संरक्षक था। आज विवेक वर्ग काम करते हैं, समय समय में विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, दुर्गा वाहिनी हो, या राष्ट्रीय एकता मंच हो, या स्वदेशी जागरण मंच हो, विद्यार्थी परिषद हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जहाँ जिनको लगता है वहाँ मैं सहयोग राष्ट्र निर्माण के लिए करता हूँ। ये जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये है कि अभी आप ये बताइए, अगर ये आबादी हमारी केवल 100 करोड़ रहती तो हर हिंदू के घर में, हर मुसलमान के घर में रोजी रोटी डबल होता। बिल्कुल। ये केवल हिंदू के लिए नहीं सोचना है, आप आने वाली पीढ़ी के लिए सोचना, अपने बेटे के लिए सोचना, अपने पुत्रों के लिए सोचना है। आप अनकंट्रोल होते जा रहे हैं। भारत में 32 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन और चाइना में 95 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन, अमेरिका में 90 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन है, रसिया के पास में 1 करोड़ 70 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन है, पाकिस्तान में आपको 1.7 ऐसे कुछ वर्ग किलोमीटर है। हम एक बताना चाहते हैं, आज चाइना से भारत अलग आगे निकल गया जनसंख्या के मामले में। आज हम प्रथम हैं, 4-5 करोड़ अधिक हैं। अब कहाँ उसके पास 95 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन और हमारे पास 32 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन। मैं चाइना गया हूँ, बीजिंग गया, संघाई गया, ननलिंग गया, कुमलिंग गया। वहाँ जाने के बाद पता चला कि जब वहाँ आप जाएंगे तो हमारे यहाँ क्या ऐसा घनत्व नहीं है, दूर दूर में लोग हैं। हमने आकलन किया कि यहाँ पॉपुलेशन की बात, तब हमने गहरा अध्ययन किया तो पाया कि क्षेत्रफल के अनुसार वहाँ पॉपुलेशन को बड़ा माना जाता है और हमारे यहाँ छोटा माना जाता है। लेकिन आज के वक्त में 32 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन में 145 करोड़ की संख्या ये बहुत अधिक है। पानी तो बढ़ेगा नहीं,
हवा तो बढ़ेगा नहीं, बल्कि पेड़ कटेंगे, उद्योग खत्म होगा, नौकरी खत्म होगी, रोजगार खत्म होंगे, किसान रोजगार नहीं उगा पाएगा और आने वाले समय में ये विभत्स लेगा। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन केवल मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए भी है। दोनों लोगों के लिए भी हम ये करना चाहते हैं कि दोनों लोग कंट्रोल करें, देश को कंट्रोल करें, देश की पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। अच्छा, आने वाले दिनों में या जो भी चल रहा है प्रकरण, इसमें आपको नहीं लगता धर्म को राजनीति से जोड़ा जो जा रहा है, इसमें आपसी भाईचारे को नुकसान होता है? नहीं, धर्म को आप राजनीति को से जोड़ के ही रखिए। धर्म कभी नहीं कहता है कि किसी गलत आदमी को जान मार दे, चाहे वो किसी धर्म में हो। आपके अगर कुरान में लिखा है कि बलात्कार करने वाले को पत्थर मारा जाए, रेप करने किसी की हत्या हो जाए तो तब तक उसे पत्थर मारो बीच चौराहे पर, जब तक वो मर ना जाए, ये आपके कुरान पे लिखा है। बिल्कुल, आप कितना अमल करते हैं? या हमारे रामायण में कहाँ लिखा है कि आप किसी की हत्या कर दो? ये विषय नहीं। आप धर्म से ही राजनीति शुरू हुआ। धर्म, अगर राजनीति को आप धर्म से जोड़ के रखेंगे और धर्म में अपने कुरान पर आप अडिग रहेंगे, रामायण पर अडिग रहेंगे, तो कभी राजनीति को आप गंदे नजरों से देख नहीं सकते। जिस दिन धर्म खत्म होगा वहीं अधर्म चालू होगा, वहीं गलत चीज का निर्माण होगा। आप मंदिर का शपथ लेकर करेंगे कि ईश्वर को हम साथी मान करके हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, तो आप नहीं कर सकते। लेकिन धर्म को जब आप किनारे करेंगे तो आप गलत रास्ते पर दौड़ने लगेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, बीते दिनों एमजीएम अस्पताल का एक छज्जा गिर गया था जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई, इस पर आप क्या कहेंगे? ये किसकी विफलता है? जमशेदपुर एक ऐसा शहर है जहाँ के 2 मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक स्वास्थ्य मंत्री। एक शायरी याद है जी कि तुम नाहक टुकड़े चून चून कर दामन को सजाए बैठे हो, शीशे का मसीहा कोई नहीं क्यों आस लगाए बैठे हो। जब तक सरकार अच्छी नहीं बनेगी, जब तक एक लंबी सरकार नहीं बनेगी अच्छी, तब तक ऐसा होता जाएगा। आपको मैं छोटा सा उदाहरण बता देता। एक चोर चोरी करता, जब पकड़ाता उससे पूछा जाता कि आपने चोरी क्यों किया, तो बोलता है कि मैं अपने बेटे को 2 रोटी के वक्त के लिए मैंने पेट में भरने के लिए चोरी किया। लेकिन एक आईएएस अफसर, एक आईपीएस अफसर, एक डॉक्टर, वैज्ञानिक जब चोरी करता है तो छोटे अक्षरों पे नहीं, वह इफरात जमीन बनाने के लिए उनका रोटी से वास्ता है। रोटी तो उससे डॉक्टर से हो सकता है, आईएएस को हो सकता है, आईपीएस को हो सकता है। पढ़े लिखे लोग ज्यादा चोरी बड़ा करते हैं, गरीब तो चोरी करता है 2 वक्त की रोटी के लिए। आप किसी चोर को पकड़ो तो पता चलेगा कि उसके घर में एक निवाला नहीं है। मैं जेल में था 8 महीने, मैं बहुत गहरा अध्ययन किया इसका कि जो चोरी किए, 4 बच्चे हैं, नौकरी नहीं है, ये नहीं है, तो सरकार जब तक इन चीज़ों पर गंभीरता से अमल नहीं करेगी, ना चोरी बंद होने वाला है, ना कोई चीज़ बंद होने वाला है। चोरी तब बंद होगा जब आप पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे, हर घर में रोटी मिलेगा, हर घर में रोजगार मिलेगा, और स्वतः चोरी बंद हो जाएगा। कोई चोर भी नहीं चाहता है कि हम अपने बेटे को चोर बनाएं, कोई गुंडा भी नहीं चाहता कि हम अपने बेटे को गुंडा बनाएं। और स्थिति का निर्माण होता है तो हमें गहराइयों पर देखना पड़ता है। चलते चलते आखिरी में शहरवासियों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं शहरवासियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि गहरा अध्ययन करिए, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अच्छे चीज़ों पर करें, उनके साथ आप समय दें, उनको अच्छे विचारों का करें। और अखबार नहीं पढ़ें, अखबार के ऑडिटोरियल पढ़ें, उनके विचार पढ़ें। और एक बात ज़रूर, चाहे आप मंदिर जाते हो, चाहे अपने धर्म में कहीं जाते हो, उसकी किताबों को भी पढ़ करके उस पर जो आपके ईश्वर ने कहा है उस पर अमल करें, तो भारत शांत रहेगा, जमशेदपुर शांत रहेगा। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।